नमस्कार मित्रों, मैं राहुल लाल। आज मैं उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने एक बेहद संवेदनशील मामले को लेकर, जो हमारे आपके सभी के जीवन से जुड़ा हुआ मामला है। वह है प्राइवेट स्कूलों की डकैती की स्थिति। मैं बिल्कुल सोच समझ के कह रहा हूँ। जिस तरह से देश भर से मैंने पूरा का पूरा ये रिसर्च किया है, देश भर से मैंने आंकड़े जमा किए हैं पिछले कुछ समय से, चाहे वो उत्तरी भारत हो, दक्षिणी भारत हो, पूर्वी भारत हो, पश्चिमी भारत हो, हर तरफ से जो स्थितियां आई हैं प्राइवेट स्कूलों को लेकर, उन्होंने अप्रत्याशित तौर पर स्कूल की फीस में वृद्धि कर दी है। आप कर्नाटक के बारे में सुनते हैं इस समय कि वहाँ पे भाजपा जीत रही है, कांग्रेस जीत रही है, लेकिन जिस मुख्य न्यूज़ पे आपका ध्यान नहीं है वो ये है कि कर्नाटक के निजी प्राइवेट स्कूलों ने सीधे सीधे 20 से 40% फीस में वृद्धि कर दी है। पंजाब, जहाँ पे कि आम आदमी पार्टी की सरकार है, दावा किया जाता है कि प्राइवेट स्कूलों पर नकेल कसती है, वहां पे भी एक दिन में केवल फीस वृद्धि के सरकार के पास 1600 से ज्यादा शिकायतें आई। आप कहीं पर भी देश के किसी भी हिस्से में चले जाइए, मुख्य समस्या ये नहीं है कि चाहे दिल्ली में बढ़ोतरी हुई, उत्तर प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, महाराष्ट्र में, बंगाल में, हर तरफ वृद्धि हो रही है। पेरेंट्स के जो अभिभावक हैं उनके कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं कि आप वृद्धि 10% कर रहे हैं, 15%, 20%, 30%, 40%, मनमाने स्तर पे जो डकैती करने का प्रयास कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल, आखिर उसका आधार क्या है। पेरेंट्स खोज रहे हैं कि आखिर किस किस स्तर पे महंगाई में वृद्धि हुई जो इतनी महंगाई बढ़ा दी गई। तो ये एक अजीबोगरीब सी स्थिति है। हम लोग काफ़ी ज़्यादा मित्रों चर्चा करते हैं कि जम्मू कश्मीर को लेके कि वहाँ पे 370 समाप्त हो गया, 35A समाप्त हो गया, लेकिन मैं अभी भी बता रहा हूँ कि वहाँ पे भी प्राइवेट स्कूलों की मनमानी इसके बावजूद भी खत्म नहीं हुई है। खुद जम्मू कश्मीर के शिक्षा निदेशालय का मानना है कि प्राइवेट स्कूल बिल्कुल जो है वो नियंत्रण से बाहर हो गए। कौन लाएगा उन्हें नियंत्रण में? लगातार हम लोग सोचते हैं कि इन स्थितियों से कैसे संघर्ष करेंगे हमारे अभिभावक। लोग नियमों को जानने के लिए व्याकुल है। जब मैं फील्ड में जाता हूं तो हर कोई पूछ रहे होते हैं कि क्या नियम है, कहाँ पर शिकायतें दर्ज की जाए। देखिए, 2-3 चीज़ों पर मैं ऊपर विस्तार से मैं चर्चा करूंगा कि उन स्कूलों की मनमानीपन में किस प्रकार से वृद्धि हुई है। सबसे पहले तो आप दिल्ली आ जाइए। दिल्ली में कम से कम 1700 स्कूल हैं, निजी क्षेत्र के 1700 स्कूल हैं। अब दिल्ली के स्कूलों को अगर हम लोग कैटेगराइज करते हैं तो वो 2 श्रेणी में उसके कैटेगराइजेशन होते हैं मित्रों। एक तो कुछ स्कूल ऐसे हैं जो कि सरकारी ज़मीन पे बने हैं। तो जो सरकारी ज़मीन पे बने हुए स्कूल है, ऐसे स्कूलों की संख्या है 394, यानी 1700 में लगभग आप कह सकते हैं कि 400 स्कूल तो लगभग ऐसे हैं, 394 स्कूल ऐसे हैं जो सरकारी ज़मीन पे बने हैं। बाकी स्कूल ऐसे हैं जो कि बने तो निजी क्षेत्र के ज़मीन पे ही। बहुत सारे लोगों में ये कन्फ्यूजन है कि सरकार का कंट्रोलिंग जो है वो केवल सरकारी ज़मीन पे बने हुए स्कूलों पे है। सबसे पहले मैं उस कन्फ्यूजन को दूर करता हूँ मित्रों। हाँ, दोनों के लिए नियमों में अंतर जरूर है। दिल्ली सरकार का जो नियम है शिक्षा निदेशालय के तहत, आप वहाँ पे जाके इसको देख सकते हैं। उसके लिए नियम ये है कि जो सरकारी स्कूल जो सरकारी ज़मीन पे बने हुए जो प्राइवेट स्कूल है, उनको अगर अपने फीस में कोई वृद्धि करनी होती है तो वृद्धि करने का प्रपोजल पहले ही वो शिक्षा निदेशालय को भेजते हैं। फिर शिक्षा निदेशालय उसे चेक करती है, उसको ऑडिट करके देखती है कि वो दावे महंगाई से संबंधित चीज़ें कितनी सही हैं, कितनी गलत है। और अगर उनको लगता है कि वो वृद्धि का जो प्रस्ताव था वो गलत था तो सरकार उसको खारिज कर देती है। ये रूल मैं बता रहा हूँ मित्रों, दिल्ली के जो सरकारी ज़मीन पे बने हुए प्राइवेट स्कूल है। लेकिन दूसरे स्कूल जो उन 394 स्कूलों से बाहर जो बाकी शेष स्कूल हैं जो निजी ज़मीन पे बने हैं, प्राइवेट ज़मीन पे बने हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, उसके ऊपर क्या नियम है? वो भी सरकार के कंट्रोल में है। सरकार को उसकी भी जिम्मेवारी है। थोड़ा नियम अलग ये है कि वो पहले फीस वृद्धि की घोषणा कर देते हैं और फीस वृद्धि की घोषणा करके वो पहले फीस वृद्धि की घोषणा करते हैं। फीस वृद्धि की घोषणा करके मित्रों वो सूचना सरकार को देते हैं, निदेशालय को। अब फिर शिक्षा निदेशालय विमर्श करता है कि फीस वृद्धि उचित है या नहीं है। फिर उसका भी ऑडिट उसी रूप में होता है। अगर वो उचित है तब तो फीस वृद्धि सही है, उचित नहीं है तो फिर उसको खारिज कर देती है। तो कहने का आप लोग कहीं से भी इस कन्फ्यूजन में ना रहें कि जो सरकार के नियम कानून केवल उन्हीं स्कूलों पे चलते हैं जो कि सरकारी ज़मीन पे बने। नहीं, सरकार के नियम कानून उन सभी जगह पे बनते हैं। इसलिए अगर किसी भी स्कूल ने मनमाने ढंग से अगर फीस में वृद्धि कर दी है, फीस में वृद्धि भी अजीबोगरीब तरीके से कर देते हैं।
कभी तो ट्यूशन फीस में वृद्धि कर देते हैं, कभी ट्यूशन फीस में वृद्धि नहीं कर देते, एडमिशन फीस में वृद्धि कर देते हैं, कभी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में वृद्धि कर देते हैं। तो कान व दाएं सीधे पकड़े या प्रत्यक्ष रूप से पकड़े और अप्रत्यक्ष रूप से पकड़े, कि फीस का वृद्धि है। ऐसे स्थिति में आपको संबंधित जो जिला है आपका, वहां पे जाके जिलाधिकारी से शिकायत करनी चाहिए, शिक्षा निदेशालय के लोगों से शिकायत करनी चाहिए। ये आपका पूरा का पूरा अधिकार है। क्योंकि जब मैं इस मामले पे चर्चा करने जा रहा हूँ, कुछ बेसिक चीजें हमें शिक्षा के मामले को समझ लेना चाहिए मित्रों। भारत में शिक्षा की स्थिति क्या है? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है देश में, सुप्रीम कोर्ट के एक नहीं दर्जनों फैसले हैं कि शिक्षा को आप व्यवसाय नहीं बना सकते हैं। यानी शिक्षा के क्षेत्र में जो स्कूल आए हैं और जो मनमाने ढंग से कुछ भी फीस वसूल लेते हैं, कभी आपके ड्रेस के नाम पे, कभी आपके किताब के नाम पे, सबकी मैं विस्तृत चर्चा करूंगा। ये बिल्कुल ही गैर कानूनी है। आप अगर एक अभिभावक हैं, आप अगर एक पेरेंट हैं, तो इससे लड़ाई लड़नी आपकी जिम्मेवारी है। और राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है उन स्कूलों पे जो डकैती कर रहे हैं खुलेआम, मैं कह रहा हूँ जो डकैती कर रहे हैं खुलेआम, उन स्कूलों पे नकेल कसना। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मानता है शिक्षा एक पवित्र कार्य है, शिक्षा प्रदान करने हम किसी प्रकार से आप व्यावसायिक दृष्टि से उसका प्रयोग नहीं कर सकते। यानी स्कूल कितना फीस ले सकते हैं मित्रों, जो उनकी लागत लग रही है। यानी स्कूल का काम होगा नो लॉस नो प्रॉफिट। ये नियम स्कूल के लिए भी लागू होता है, यह नियम कॉलेज के लिए भी लागू होता है। यानी नीचे से लेकर हायर एजुकेशन तक ये नियम लागू होता है मित्रों। अभी जैसे कि अब देखिए, अगर मैं दिल्ली से मैंने शुरुआत की है, मैंने बताया कि कर्नाटक में भी काफ़ी ज़बरदस्त वृद्धि हुई है, महाराष्ट्र में भी वृद्धि हुई है, हर तरफ वृद्धि की कहानियां दिख रही हैं। गुड़गांव से भी जो समाचार, जिसका नाम बदल दिया गया, नाम जरूर गुड़गांव का नाम गुरुग्राम हो गया, लेकिन स्कूलें जिस तरह से हर साल मनमाने ढंग से डकैती करती हैं, उस प्रक्रिया में और भी वृद्धि हो गई है। वहाँ पे भी उन्होंने 10 से 15% सीधे बढ़ा दिया है। अच्छा, ये तो फीस बढ़ाया है, कुछ जगहों पे उन्होंने डेवलपमेंट फीस बढ़ा दिया, कहीं पे उन्होंने एडमिशन फीस नहीं बढ़ाया तो ट्यूशन फीस बढ़ा दिया है। अच्छा, स्कूलों को फॉर्म 6 भरने की भी अनिवार्यता है। फॉर्म 6 आप भरते हैं तो उसके आधार पर आप सूचना देते हैं हरियाणा के नियमावली में, लेकिन आधे से अधिक गुड़गांव के स्कूलों ने फॉर्म 6 नहीं भरा, यानी कि सरकार को वो सूचना भी नहीं देते। अच्छा, कई जगहों से तो ये भी सूचना आ रही है कि वह आपसे अनधिकृत तौर पे स्कूल वाले वसूली कर रहे हैं। यानी वो आपको वादी करते हैं, वो लिखित तौर पे नहीं ले रहे हैं, अनधिकृत तौर पे आपसे अलग से एक्स्ट्रा मनी मांग ले रहे हैं। तो ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ, फीस वृद्धि अगर मान के चलिए कि महंगाई बढ़ रही है, स्कूल को अगर लागत में वृद्धि हो रही है, उस आधार पर अगर वो कुछ फीस वृद्धि कर रहा है वो सामान्य घटनाक्रम है। लेकिन जब आप फीस वृद्धि लूटपाट के स्तर पे कर रहे हैं, डकैती के स्तर पे कर रहे हैं, मैं क्यों कह रहा हूं, मैंने देश भर के कुछ आंकड़े तैयार किए हैं मित्रों। आपको बाध्य किया जाता है, स्कूलों के लिए कुछ स्पष्ट नियम है। नियम यह है कि स्कूल जो किताबों का नाम है वो अपने वेबसाइट पे जारी करते हैं। जैसे दिल्ली में दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट 1973 बना पड़ा हुआ है, पहले से 1973 बना हुआ है। जो नई नवेली सरकार है उनको तो क्रियान्वित करना है। इसको कितना क्रियान्वित कर पाए आप लोग दिल्ली के निवासी समझ जाएंगे या अलग अलग देश के लोग समझ जाएंगे। हर राज्य सरकारों ने इस प्रकार से कानून बना के रखे हुए हैं। आप अगर आज के स्थिति में स्थिति ये है कि मैं अगर अपने बच्चे का, आप अपने बच्चों का अगर स्कूल में वो पढ़ रहे हैं, स्कूल वादी करता है किसी एक स्पेशल एक दुकान से या किसी वेंडर के पास से उसके किताबों को खरीदने के लिए। क्यों? स्कूल में जब एनसीईआरटी का सिलेबस चल रहा है तो एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाई जानी चाहिए। नहीं, आप करें रेफरेंस बुक के नाम पे जो है कि एक्स किताब ले, वाई किताब ले। इसके बारे में नियम क्या कहता है मित्रों? नियम ये कहता है एनसीईआरटी की किताबें आपको जरूर लेनी है, लेकिन अगर वो स्कूल को बहुत ज़्यादा शौक है कि वो रेफरेंस किताबें पढ़ाए तो वो रेफरेंस बुक स्कूल के लाइब्रेरी में होनी चाहिए। गार्जियन को जबरन बाध्य नहीं कर सकते कि वो भी किताब आप खरीदिए, सेट बना के रख देते हैं। जबरन जो है कि ये भी किताब लो, वो भी किताब लो, वो भी ले लो। एनसीईआरटी की किताबों का एवरेज मूल्य कितना है? 60 से 65, 70, 75 रुपया एवरेज मूल्य है। जब उसी किताब का प्राइवेट पब्लिकेशन की किताबों को खरीदने के लिए जाते हैं 500, 600, 700 इस रुपया से मनमाना दाम रखे हुए हैं किताबों के, वो भी किसी एक व्यक्ति से लेने के लिए कहा जा रहा है। तो नियम ये है कि उनको स्वतंत्र हैं, वो कहीं से भी ले सकते हैं। ड्रेस के मामले में भी तमाम स्कूल देश भर के उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम कहीं पर भी चले जाइए आप। थोड़ा अगर हिंदू मुस्लिम की राजनीति से आप लोगों का मन भर गया हो तो जरूर इस मुद्दे को भी सुन लीजिए, ये काफ़ी गंभीर मामला है। दिल्ली में स्पष्ट तौर पे नियम बना पड़ा हुआ है और बाकी अलग अलग स्टेट्स के भी नियम है। एक स्टेट का उदाहरण केवल मैं नियम आप लोगों के सामने में रख रहा हूँ। ड्रेस में स्कूल परिवर्तन 3 साल के भीतर नहीं कर सकते
और ड्रेस आप स्कूल के कहे गए किसी दुकान से या किसी वेंडर से आप नहीं लेंगे, आपको जहां मन हो वहां आप ड्रेस बनवाइए। लेकिन क्या प्रैक्टिकल तौर पे ये प्राइवेट स्कूल ये चीज़ होने देते हैं? नहीं होने देते हैं। इसका मतलब है प्राइवेट स्कूल डकैती कर रहा है। और इस डकैती का एक आंकड़ा में, देश भर के आंकड़े, कहीं पे भी किसी भी महानगर में आप रह रहे हो, कहीं पे भी रह रहे हो, मेरे इन आंकड़ों से आप लोग सहमत होंगे जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे होंगे। नर्सरी के समय में जो नर्सरी में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके किताबों के सेट एवरेज तौर पर अगर आप देखें तो उसके दाम पड़ रहे हैं 1500 से 3500 रुपया। नर्सरी के छोटे से बच्चे की किताबों के दाम 1500 से 3500 के रेंज में जा रहे हैं। केजी के बच्चों का किताबों का रेंज देखिए आप, खरीदने में जो गार्जियन को देना पड़ रहा है वो भी 1500 से 3500 रुपया तक चला जा रहा है वो रेंज। अगर आपका बच्चा क्लास 1 में पढ़ रहा है तो उनके किताबों का रेंज पहुंच जा रहा है 3000 से लेकर 4500 रुपया। अगर आपका बच्चा क्लास 2 में पढ़ रहा है तो उसके किताब का रेंज चला जा रहा है 4000 से 5000। अगर आपका बच्चा क्लास 3 में पढ़ रहा है तो उसके किताबों के दाम पहुंच जा रहे हैं 5500 से लेकर 6000 रुपया। और अगर आप लोग अपने बच्चों के साथ बहुत ध्यान से उन किताबों को देख रहे होंगे, उनके स्टेशनरी के सामानों को देख रहे होंगे, किताबें छोटी होती जा रही हैं, उनकी कॉपियाँ भी छोटी होती चली जा रही हैं, लेकिन उसके दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। 10-15 पेज उस किताबें पतली होती चली जा रही हैं, दाम में वृद्धि होती चली जा रही है। यह है इन लोगों का लूट और डकैती की स्थिति। जबकि सामान्य तौर पे एकदम स्पष्ट दिशा निर्देश हैं। स्कूल इस प्रकार से अपने अभिभावकों को, अपने छात्रों को बाध्य नहीं कर सकते कि वो किताब कहाँ से उन्हें लेना है। वो एनसीईआरटी की किताब जरूर खरीदेंगे। रेफरेंस बुक रखने के काम स्कूल का है। स्कूल अपने लाइब्रेरी में सजा के रखे और लाइब्रेरी बच्चों को वो किताब उपलब्ध कराए। लेकिन नहीं, स्कूल को स्कूल फीस के नाम पे लूट करनी है, उनको डकैती करनी है उसके नाम पे। वो यूनिफॉर्म के नाम पे भी उन्हें डकैती करनी है, उन्हें स्टेशनरी के नाम पे भी डकैती करनी है, किताबों के नाम पे भी करनी है। उत्तर प्रदेश की स्थिति ले लीजिए। उत्तर प्रदेश में माननीय हाईकोर्ट ने आदेश दिया था स्कूलों को कि कोरोना काल का 15% फीस उनको वापस किया जाए, अभिभावकों को, पेरेंट्स को वापस किया जाए। वो तो स्कूलों ने वापस नहीं किया है, उल्टे कम से कम एवरेज रूप से, कम मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा भी गया होगा, जो अलग अलग मीडिया में समाचार आ रहे हैं या फिर जो लोग व्यक्तिगत तौर पे बता रहे हैं, वो 10 से 15% की वृद्धि की गई है। और जो हाईकोर्ट का आदेश था, जो कि राज्य सरकार ने भी कहा है कि उस आदेश को सख्ती से लागू होना चाहिए, 15% कोरोना काल का फीस वापस नहीं किया गया, उसे एडजस्ट नहीं किया गया है। इंदिरापुरम, वैशाली वगैरह से भी खबरें आ रही हैं कि वहाँ पे भी कई सारे स्कूलों ने 2000-3000 रुपया तो ऑफ द रिकॉर्ड ले लिए, यानी वो रिकॉर्ड में मेंटेन ही नहीं है। आप कहाँ पे किस नियम की बात करेंगे, किस कानून की बात करेंगे? हर व्यक्ति को अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा, इन स्कूलों के गुंडाराज के विरुद्ध लड़ना पड़ेगा। और मैं ये भी चीज़ कह रहा हूँ, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, उन सबों की जिम्मेदारी बनती है कि वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के कि शिक्षा के मामले पे शिक्षा व्यवसाय ना बने। इन स्कूलों की पढ़ाई की गुणवत्ता अगर इतनी बेहतर है तो फिर गार्जियनों को इन स्कूलों में मोटी फीस चुकाने के बाद अपने बच्चों को कोचिंग क्यों भेजनी पड़ती है? तो यानी पहले तो गार्जियन जो है कि अपना शोषण इन स्कूल वालों से कराएं, फिर वो अपना शोषण जो है वो कोचिंग वालों से कराएं। इसका स्पष्ट है कि जिस तरह से कोचिंग की कल्चर में भी लगातार वृद्धि हो रही है, ये स्कूल शिक्षा का उचित गुणवत्ता देने में भी सफल नहीं है। तो शिक्षा का गुणवत्ता ना के बराबर और पैसे की फीस में वृद्धि और प्रत्याशित तौर पे अनंत वृद्धि है। वो जो डिजाइन बुक्स जिसकी बात कर रहा हूँ, देश भर से जो एवरेज आंकड़े आ रहे हैं, कम से कम डिजाइन बुक्स के कीमतों में 10 से 20% की वृद्धि हुई है। मैं बार बार बता रहा हूँ, अगर स्कूल अपने डिजाइन स्पेशल कुछ किताबें अगर वो पढ़वाना चाहते हैं, वो डिजाइन बुक्स को रखने की पूरी जिम्मेवारी उस स्कूल की होती है। आप बच्चों के माथे पे उसे नहीं डाल सकते। आप स्कूल में बजाते लाइब्रेरी बनाइए, समृद्ध लाइब्रेरी बनाइए और उस लाइब्रेरी से उन किताबों को बच्चों को इशू कराइए। जब आप क्लास में पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को इशू कर दीजिए क्लास, जब वो बच्चे खत्म हो जाएंगे फिर से आप लाइब्रेरी में जमा कर देंगे वो। लेकिन नहीं, चूंकि इन्हें व्यवसाय करना है, तो इसलिए अलग अलग राज्य सरकारों के पास, अलग अलग केंद्र सरकारों के पास ये पूरी शक्ति है कि वो इन स्कूलों से निपटे। शिक्षा का अधिकार सबों का बिल्कुल फंडामेंटल राइट है, और वैसे फंडामेंटल राइट में ये जो शिक्षा के जो माफिया घुसे हुए हैं, जो प्राइवेट स्कूलों के नाम पे, शिक्षा के नाम पे लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं, डकैती डालने का काम कर रहे हैं, हमारे आपके सबके पॉकेट में डाका डाल रहे हैं, उसके विरुद्ध संघर्ष कीजिए। केंद्र सरकार पे दबाव बनाइए, राज्य सरकार पे दबाव बनाइए। हमारे आपके चुनाव के मुद्दों में ये जो है कि ये मामले शामिल होने चाहिए,
कि इन स्कूलों पे कौन जो है कि शिकंजा कसेगा। ये हमारे लिए काफ़ी आवश्यक मामला है और सब लोग इसमें कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं होनी चाहिए। आप जहाँ पे भी रह रहे हैं, देश के जिस भी हिस्से में रह रहे हैं, वहाँ के डीएम को आप शिकायत कर सकते हैं। उनके कार्य क्षेत्र में उनकी ये जिम्मेवारी है। वहाँ के शिक्षा विभाग से संबंधित जो अधिकारी हैं आपके प्रदेश के, आपके ज़िले के, उनको आप शिकायत भेजें, वहाँ पे मांग करें ये चीज़ें। लेकिन अगर इस प्रकार के अन्याय के विरुद्ध चुप रहने का कोई आशय नहीं है। अन्याय के विरुद्ध आप प्रखरता से विरोध प्रकट करके ही उस अन्याय को मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।